हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। बच्चों, आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 5 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसको बहुत फोकस के साथ देखना, बहुत अच्छे से समझना। मैं बहुत इजी वे से समझाऊंगा आप लोगों को इसको। बस आराम से बस देखते रहना, एक बार में कंप्लीट करना है इसको देखकर। ठीक है, तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है आज का टॉपिक अपना? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जो करंट को मेजर करे, है ना, उसको अपन बोलते हैं क्या, अमीटर। अमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। जैसे 1 एम्पियर करंट है, 2 एम्पियर करंट है, आधा एम्पियर करंट है, इसको हमारा अमीटर आराम से मेजर करके दे देता है। लेकिन यदि मैं जानना चाहूं कि माइक्रो एम्पियर करंट, माइक्रो एम्पियर मतलब समझते हो, 1 एम्पियर करंट को 10 लाख पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो एक पार्ट आएगा उसको माइक्रो एम्पियर बोलेंगे। 10 लाख मतलब 1 एम्पियर को 10 लाख से डिवाइड करो, वो होता है माइक्रो एम्पियर। तो यदि माइक्रो एम्पियर को मुझे मेजर करना है तो क्या अमीटर सुटेबल होगा मेजर करने के लिए? अपने आप से सवाल करके देखो, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माइक्रो एम्पियर करंट यदि फ्लो किया तो अमीटर का कांटा हिलेगा भी नहीं। ठीक है, अमीटर का जो डिफ्लेक्शन होता है ना उसमें पॉइंटर में, वो होगा ही नहीं। तो हमको लगेगा कोई करंट ही नहीं है, ऑफ कोर्स लगेगा करंट ही नहीं है, कोई कुछ होगा नहीं उसमें। लेकिन माइक्रो एम्पियर करंट तो फ्लो हो रहा होगा, लेकिन उसको हम नहीं जान पाएंगे क्योंकि अमीटर उसको मेजर करके नहीं दे सकता। तो इतने स्मॉल करंट को मेजर करके या डिटेक्ट करके देने वाला जो डिवाइस है, उसी के बारे में आज पढ़ाई करने वाले हैं। उस डिवाइस को बोलते हैं बच्चों क्या, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या है? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल करंट को डिटेक्ट या मेजर करता है, डिटेक्ट या मेजर करता है। तो बोल सकते हो क्या, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which detect or measure small current। ठीक है बच्चों, तो इसका एक वर्किंग प्रिंसिपल भी होता है। ठीक है, हर एक डिवाइस का, इंस्ट्रूमेंट का अपना एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो बच्चों वो होता है क्या, कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर या लूप क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। क्या एक्सपीरियंस करता है? टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो व्हेन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक टॉर्क। तो किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैं मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो बच्चों उसमें फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण वो रोटेट करेगा। जब भी रोटेशन होता है तो वहां पे क्या लगता है? टॉर्क। ठीक है, टॉर्क। तो हम बोल सकते हैं यहाँ क्या, इसका प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल होता है व्हेन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड then it experiences मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा बच्चों, जो कि होता है, मैग्नेटिक टॉर्क होता है NIAB साइन थीटा होता है। क्या होता है? NIAB साइन थीटा। N होता है नंबर ऑफ टर्न्स, I होता है जो कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है, A होता है उस कॉइल का एरिया जो लूप बनाएगा, B होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और थीटा होता है इस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमको पूछेगा ये है क्या, तो हमको पता होना चाहिए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत छोटा करंट को मेजर करता है या डिटेक्ट करके देता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हम बता सकते हैं कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, इसी के प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। फिर अपने को इसका बनाना रहेगा क्या बच्चों? डायग्राम। क्या बनाना रहेगा? डायग्राम। तो डायग्राम कैसे बनता है देखो बच्चों, इस टाइप से यहां पे मैं एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सू मैग्नेट लेता हूं। ठीक है, इस तरीके से ये डायग्राम बना रहा हूं, देखते जाओ। और यहां पर मैं लेता हूं एक इस टाइप का एक फ्रेम और इसके अंदर रख देता हूं कि इसको पता है एक सिलेंडर। किसको रख देता हूं? एक
सिलेंडर को। फिर इसको यहां से एक स्प्रिंग से जोड़ देता हूं, ठीक है, और फिर यहां पे इस पे वायर को लपेट देते हैं अपन, यही समझ लो इस तरीके से। फिर यहां पे लगा देते हैं एक मिरर, फिर यहां पे जोड़ देते हैं एक अपन फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, ठीक है। और उसके इसको जोड़ देंगे एक टर्मिनल T1 से, एक टर्मिनल T1 से इसको जोड़ देंगे, और इसको भी अपन जोड़ दिए रहेंगे इस स्प्रिंग को टर्मिनल T2 से, टर्मिनल T2 से। ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर है, ये हो जाएगा तुम्हारा मिरर, ठीक है। और ये जो अंदर में है ये एक सॉफ्ट आयरन कोर होता है, सॉफ्ट आयरन कोर, जो कैसा है बताओ, सिलेंड्रिकल है। कैसा है? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, ओके। और ये तुम्हारा जो रखा है बच्चों, ये इसको बोल सकते हो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। डायग्राम को हम मिटा के मैं हटा दे रहा हूं, यहां डायग्राम लिख देते हैं, डायग्राम, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो तुम्हारा है यहाँ पे जो लपेटाया है, करंट यहां से आ रहा होगा इस टर्मिनल से, करंट नीचे आ रहा होगा, इस तरीके से करंट यहां से इस टर्मिनल में आ रहा होगा, इस टर्मिनल से करंट आके इस टर्मिनल से जा रहा होगा। यहाँ पे जो है ना, ये जो बना है ये, इसको मैं बोलूंगा रेक्टेंगुलर कॉइल, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल है, या जस्ट मैं कॉइल लिख रहा हूं, करंट तो वैसे भी कैरी करके है, दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो मेरे को ये समझ में आना चाहिए डायग्राम कैसे बनाते हैं। डायग्राम बनाना है सबसे पहले जरूरत है क्या, एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सू मैग्नेट ले लिया इस तरीके से अपन, जो थोड़ा कर्व्ड है, यहाँ पे कर्व्ड है, सर्कुलर टाइप का। उसके बाद यहाँ पे मैं एक सिलेंड्रिकल कोर रखा, और सिलेंड्रिकल कोर को एक फ्रेम के अंदर रख दिया, फिर एक स्प्रिंग से मैं एक टर्मिनल को जोड़ दिया यहाँ पे, और उसके बाद इसी स्प्रिंग से यहाँ से ऐसा करते 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 एक यहाँ मिरर लगाया, और मिरर से एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर लगाया, और फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर को एक टर्मिनल से जोड़ दिया। इस तरीके से मैं डायग्राम बनाया हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे इसका पूछा जाएगा मेरे से क्या, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन मैं इजीली बता सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये यूज किया हूँ, बताओ, मैं कंस्ट्रक्शन में यूज किया हूँ एक स्प्रिंग का यूज किया हूँ, एक स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्शन में, देखो कंस्ट्रक्शन में मैं क्या क्या किया हूं। तो कंस्ट्रक्शन में पहला यूज किया हूं मैं, बता, स्ट्रॉन्ग हॉर्स सू, स्ट्रॉन्ग हॉर्स सू, ठीक है, मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग हॉर्स सू मैग्नेट। उसके बाद मैं यूज किया हूं क्या, यहां पे यूज किया हूं एक आपका रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर कॉइल लिया हूं, सॉरी, रेक्टेंगुलर कॉइल। तीसरा मैं यहां पे लिया हूं सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर लिया हूं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है बच्चों, तो एक सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, जो क्या करता है, ये करता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है तुम्हारा, ये साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के साथ साथ ये तुम्हारा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखता है। बोलने का मतलब ये क्या है कि जो सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर लिया हूं, तो सिलेंड्रिकल शेप जो लिया हूं, वो सिलेंड्रिकल शेप मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा रेडियल बनाए रखता है। रेडियल मतलब कि बच्चों, रेडियस के अलाउंग मतलब कि सीधी सी बात है, वो ये जो टॉर्क लग रहा है मैग्नेटिक टॉर्क, इसको मैक्सिमम बनाए रखता है। ये जो थीटा है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, उसको 90 डिग्री बनाए रखता है। क्या रखता है, 90 डिग्री बनाए रखता है। मतलब कि सीधी सी बात है, इस टाइप से यहाँ पे कोर, ये तुम्हारा पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। टॉप व्यू देखूंगा मैं, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, और इसमें वायर इस तरीके से क्या है बताओ, इसके ऊपर रेक्टेंगुलर कॉइल इसके ऊपर लपेटाया है, किसके ऊपर, सिलेंड्रिकल कोर के ऊपर। अब मैग्नेटिक फील्ड यहां से जा रहा है, ठीक है, यहां से जा रहा है, यहां से निकल रहा है, यहां से जा रहा है, मान चलो ऐसा निकल रहा है, यहां से जा रहा है, ऐसा निकल रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये घूम के इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ये इधर जाएगा तो सीधी सी बात है ऐसे हो जाएगा, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री रहेगा, जिससे थीटा 90 डिग्री होगा, और थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। जब भी थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सॉफ्ट आयरन कोर का अपन यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर का अपन यूज करते हैं अपने को, तो दो फायदा होता है इसमें, हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है,
क्योंकि सॉफ्ट आयरन यूज हुआ है जो कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। मैग्नेटिक फील्ड में आते ही वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। उसके बाद मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे एक रेडियल, है ना, इसी का सॉफ्ट आयरन कोर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाए रखता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल शेप के कारण। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, टॉर्क को मैक्सिमम बनाता है। किसको मैक्सिमम बनाता है, टॉर्क को मैक्सिमम बनाता है। ठीक है, तो ये मैं यूज कर लिया हूं। और देखोगे तो यहां पे मैं यूज किया हूं, बताओ, एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर। फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर क्या करता है, तो ये जो फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर है बच्चों, एक लचीला वायर होता है। ठीक है, एक लचीला वायर होता है। क्या है कि इसको मैं रखा हूं, किसको पता है, एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूं। करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हूं तो 100% ये कॉइल क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। यहां पे लिखा है व्हेन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक टॉर्क। ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, और टॉर्क एक्सपीरियंस करने से क्या होता है, चीजें घूमती हैं, तो ये घूमना स्टार्ट करेगा। अब ये घूमेगा तो सीधी सी बात है, इस वायर में क्या पैदा होगा, ऐंठन पैदा होगा। क्या पैदा होगा, ऐंठन। ऐसा मुड़ता है ना, ऐसे ऐसे मुड़ते हैं, तो ऐसे ऐंठन पैदा होगा इसमें। ठीक है, तो उस ऐंठन से क्या होगा, इसमें, इस वायर में तुम्हारा एक रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब समझ रहे हो, सीधी सी बात है, यहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है जिससे घूम रहा है ऐसे, लेकिन इसके मैग्नेटिक टॉर्क ऐसे घुमा रहा है, तो जो इस वायर में प्रोड्यूस हो रहा है रिस्टोरिंग टॉर्क, वो इस कॉइल को उल्टा घुमाना चाहेगा। मतलब जैसे ही मैग्नेटिक टॉर्क को हटा दूं तो ये अपने आप उल्टा डायरेक्शन में घूमेगा। देखो, मैग्नेटिक टॉर्क के कारण ये कैसा घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो सीधी सी बात है, जब मैं मैग्नेटिक फील्ड हटा दूं तो सीधी सी बात है ये ऐसे घूमेगा। वो किसके कारण, इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क आ जाएगा, इसमें ऐंठन आ जाएगा। उस ऐंठन के कारण यहाँ पे एंगल से ट्विस्ट हो गए। किससे ट्विस्ट होगा, एंगल से। उस एंगल को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। बाद में आगे बात करते हैं, ठीक है, बाद में आगे मैं बात करूंगा इसके बारे में। फिलहाल अपने को ये समझ में आना चाहिए क्या कि मेरा कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या यूज किया हूँ, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैं यूज किया हूँ एक सॉफ्ट आयरन कोर यूज किया हूँ। उसके ऊपर किसको लपेट दी हूँ, बताओ, एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, जिसका एक एंड जुड़ा है फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर से और दूसरा एंड जुड़ा है किससे, बताओ, स्प्रिंग से। ठीक है, और ये दोनों एंड दो अलग अलग टर्मिनल T1 और T2 पे जुड़े हैं। T1 से करंट फ्लो होता है और T2 की ओर जाता है इस कॉइल से होते हुए। यहाँ मैं एक मिरर यूज किया हूँ, प्लेन मिरर, और यहाँ पे जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक स्ट्रॉन्ग हॉर्सो मैग्नेट के बीच में, इन सब पूरा एपरेटस को रखा हूँ। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नॉर्थ से साउथ, और नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग कॉइल पे, जब करंट इसमें फ्लो होगा, जिस करंट को मेजर करना है मूविंग कॉइल में, जिस करंट को मेजर करना है उसको मैं यहाँ से फ्लो कराऊंगा, और ये करंट इसमें फ्लो होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड में है, तो करंट कैरिंग कॉइल बना कि नहीं बना। अब करंट कैरिंग कॉइल बना तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो घूमेगा तो इसमें ऐंठन प्रोड्यूस होगा, जिससे इसमें एक एंगुलर क्या बोलना चाहिए, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा या एंगुलर ट्विस्ट होगा यहाँ पे, जिसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलूंगा मैं। डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके कारण इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, बताओ, रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा हो जाएगा। क्या पैदा हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क, जिससे अपन आराम से इसमें एंगल के थ्रू करंट को मेजर कर सकते हैं। इस बात को समझ नहीं पा रहे हो तो मैं समझाता हूं थोड़ा वर्किंग में, ठीक है, ओके। देखो, इसके वर्किंग में क्या होगा। वर्किंग में बच्चा, मैं बोला सीधी सी बात है, जिस करंट को मेरे को मेजर करना है उस करंट को यहां से मैं क्या करूंगा, फ्लो कराऊंगा। जिस करंट को मेजर करना है उस करंट को यहां से फ्लो कराऊंगा। वो करंट इससे फ्लो करेगा तो ये करंट कैरिंग कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक टॉर्क, है ना, ऑन क्या बताओ, कॉइल ड्यू टू रेडियल फील्ड। तो वो मैग्नेटिक टॉर्क जो होगा बच्चा, वो कितना होगा बताओ, NIAB साइन थीटा की जगह कितना आएगा बच्चा, 90 डिग्री। रेडियल फील्ड थीटा को हमेशा 90 डिग्री बनाए रखता है, ठीक है। तो NIAB लगेगा यहाँ पे मैग्नेटिक टॉर्क। इसके कारण, इस मैग्नेटिक टॉर्क के कारण इसमें क्या पैदा होगा बताओ, एक रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा। क्या पैदा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क इन फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर, ठीक है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर। तो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होता है बच्चों, इसमें जो वही घूमेगा तो ट्विस्ट होगा तो ऐंठन पैदा होगा। तो उस एंगल ऑफ ट्विस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, या फिर बोलो इसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को मैं थीटा लिखूं, ठीक है, क्या, एंगल ऑफ
डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क, ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है सी। क्या आता है? कांस्टेंट सी। उस सी को मैं बोलता हूं, क्या पता है? उस सी को बोलता हूं मैं टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, हर एक वायर, जो फास्फोर ब्रॉन्ज वायर है तो उसका एक टॉर्सनल कांस्टेंट होगा। टॉर्सनल कांस्टेंट से पता करते हैं कि वो कितना लचीला है, कितना मुड़ सकता है, कितना ऐंठन उसमें आ सकता है। ठीक है, तो एक रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। अब क्या हो रहा है बताओ, ये मैग्नेटिक टॉर्क इसको ऐसे घुमाना चाहता है और रिस्टोरिंग टॉर्क उसको ऐसे। रिस्टोरिंग है मतलब अपोज करेगा। तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि मुड़ना चाह रहा है, मैग्नेटिक टॉर्क नाम से घूम रहे। एक कंडीशन आएगा वहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क बराबर होगा, जिसके बाद ये घूमना बंद कर देगा। तो शुरू में ये ऐसे से ऐसे घुमा, तो मान चलो इसमें ऐसे पॉइंटर लगा ऐसे करके, तो ये ऐसे घूमेगा तो ये भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये पॉइंटर घुमा कि नहीं घुमा? तो जिस एंगल से घुमा उसी एंगल को थीटा भी बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल होगा किसके बताओ? रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो मैग्नेटिक टॉर्क कितना है? NIAB। रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है? C इंटू थीटा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे I निकालूं, क्या हो जाएगा? NAB इसके अपॉन में आएगा, मल्टीप्लाई में है सब, तो NAB इसके अपॉन में आएगा, इंटू में कितना आएगा? थीटा। इंटू में कितना आएगा? थीटा। ठीक है, इंटू कितना आएगा? थीटा। इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ I इज इक्वल्स टू, वो पूरा कांस्टेंट है बच्चा, उस पूरा कांस्टेंट को मैं लिख रहा हूँ K इंटू थीटा, वेयर मैं बोल देता हूँ वेयर K इज इक्वल्स टू क्या होगा? C अपॉन NAB। सर आप कैसे जाने पूरा कांस्टेंट होगा ये करके? देखो C क्या है? टॉर्सनल कांस्टेंट होगा। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेगा। A एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप कांस्टेंट रहेगा। B क्या है तुम्हारा? मैग्नेटिक फील्ड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, इसलिए K क्या हो जाएगा? पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट को मैं K लिख दिया। तो I इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? थीटा। तो बोल सकते हो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मतलब जितना ज्यादा इसमें ट्विस्ट होगा, जितना ज्यादा ये रोटेट करेगा ये कॉइल, उतना ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। जितना ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो ज्यादा रोटेट करेगा, ज्यादा रोटेट करेगा तो ज्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, और कम रोटेट करेगा, कम करंट फ्लो करेगा, कम करंट फ्लो करेगा तो कम टॉर्क लगेगा, कम टॉर्क लगेगा तो कम क्या होगा बताओ? ये घूमेगा, कम रोटेट करेगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कम। समझने की कोशिश करो बच्चों, ज्यादा करंट फ्लो होगा तो यहाँ पे ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो ज्यादा रोटेट करेगा, ज्यादा रोटेट करेगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। और जब कम करंट फ्लो होगा तो कम करंट फ्लो होगा तो कम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, कम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कम होगा। तो हमको ये पता चलता है कि करंट जो होता है एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होता है करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्चुअल में तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तुम्हारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे आता है बच्चों, बात करते हैं करंट सेंसिटिविटी और दूसरा क्या है तुम्हारा? वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में। तो यहां पे मैं बात करता हूं किसके बारे में? करंट सेंसिटिविटी। तो बच्चों करंट सेंसिटिविटी होता है करंट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अब सेंसिटिविटी मतलब जानते हो, थोड़ा से थोड़ा करंट को भी ये मेजर कर ले, डिटेक्ट कर ले। यदि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है वो थोड़ा से थोड़ा करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? उसका करंट सेंसिटिविटी कहलाएगा, उसका सेंसिटिविटी कहलाएगा, उतना सेंस कर पा रहा है। इसलिए एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट होगा। ठीक है, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? करंट सेंसिटिविटी का एसआई यूनिट हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे, इसका हो जाएगा रेडियन, इसका हो जाएगा एम्पियर। रेडियन पर एम्पियर भी बोल सकते हो इसका एसआई यूनिट। अब फॉर्मूला थोड़ा डिराइव कर सकते हो बच्चों। थीटा, आई का वैल्यू तुमको पता है, यहाँ पे निकाले थे। आई का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो। देखो आई इक्वल टू कितना है? के की जगह क्या था? ये तो कितना था? CNAB इंटू थीटा था कि था? ये वैल्यू वहां पुट कर दो तो कितना है बताओ? आई का वैल्यू कितना है? C अपॉन NAB इंटू थीटा। थीटा कटा तो IS इक्वल टू आएगा, ये सब ऊपर चले जाएगा, NAB अपॉन कितना आएगा? C। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो इस तरीके से बता सकते हो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है करंट सेंसिटिविटी। फैक्टर्स ऑन विच करंट सेंसिटिविटी डिपेंड्स। किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? सबसे पहला फैक्टर है क्या तुम्हारा? नंबर ऑफ टर्न्स।
नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। दूसरा डिपेंड करता है किसे बताओ, एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल, कॉइल का एरिया ज्यादा होगा तब भी करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तीसरा मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पे भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो करंट सेंसिटिविटी भी ज्यादा होगा। और चौथा डिपेंड करता है किस पे पता है, टॉर्सनल कांस्टेंट पे, टॉर्सनल कांस्टेंट पे। ठीक है, अलग अलग ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज है, ऐसे अलग अलग टाइप के वायर होंगे तो अलग अलग वायर का टॉर्सनल कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं बता सकता हूं एक और चीज, वो है क्या तुम्हारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या बता सकता हूं, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा क्या, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो यहाँ पे थीटा अपॉन वी को लिख सकता हूँ क्या, तो वोल्टेज कहां से आएगा, करंट, ओम्स लॉ से पता है आई इंटू आर, तो यहां से मैं लिख सकता हूँ इसको आई इंटू आर। अब मेरे को पता है वी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन आई क्या बोलेंगे, करंट सेंसिटिविटी बाई आर। तो इस तरीके से वी एस इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी कितना है तुम्हारा ये, तो ये है एन ए बी अपॉन सी, अपॉन में आर है तो यहाँ पे आर आ जाएगा। तो फार्मूला बना कि नहीं बना, बन जाएगा। और आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों अपने को पढ़ना रहता है, किसके पढ़ना पड़ेगा, किसके बारे में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जब भी हम पढ़ेंगे तब हमको ख्याल में आना चाहिए कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है क्या। तो ये है क्या, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो स्मॉल करंट डिटेक्ट या मेजर करता है। दूसरा पॉइंट, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल क्या है, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटिक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जिसके कारण वो घूमेगा घूमेगा तो उसमें टॉर्क लगेगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट याद रखना है अपना को, इसका डायग्राम। तो डायग्राम बहुत अच्छे से बना लेना है इस तरीके से। तीसरा पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जो जो यहाँ पे यूज हुआ है, सीधी सी बात है, फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर यूज हुआ है, रेक्टेंगुलर कॉइल यूज हुआ है, एक सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर यूज हुआ है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा है, एक हॉर्स स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज हुआ है, यहाँ पे मिरर लगाए हैं, यहाँ पे एक एंड को टर्मिनल से जोड़े हैं, दूसरा एंड को दूसरा टर्मिनल से। यहाँ से कौन करंट फ्लो करता है, जिस करंट को मेजर करना है, ये सब बता देंगे। उसके बाद अपने को वर्किंग देखना है। वर्किंग में क्या होगा, जब इसमें से करंट फ्लो कराएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये कॉइल क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। उस टॉर्क के कारण इसमें क्या पैदा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा होगा। तो रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क जब बराबर होते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, उसी कंडीशन पे जो करंट होता है वो एग्जैक्टली ये मेजर करके बताता है कि कितना करंट होगा। तो यहाँ पे देखो, रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क इक्वल होता है तो तुम्हारा यहाँ पे करंट इक्वल टू ये फॉर्मूला मिलेगा। इसको मैं मान लिया, क्या पता है, कांस्टेंट मान लूंगा। कांस्टेंट मान लूंगा तो पता चलेगा ये जो करंट है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर यहाँ मैं आगे देखूंगा तो इसमें क्या आता है, करंट सेंसिटिविटी आता है, और क्या कहलाता है, एक आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जिसका एसआई यूनिट हो जाएगा रेडियन पर एम्पियर। ठीक है, और करंट का फॉर्मूला वहां से तुम लोगों को पता है, ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू को यहाँ पे लाकर रखोगे, यहाँ पे थीटा थीटा कटेगा, ये ऊपर जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है करंट सेंसिटिविटी, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया ऑफ द कॉइल पे, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, और टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द वायर पे। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक है, और इसको डिराइव करके मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा। और इसका एसआई यूनिट देखोगे तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा बच्चा क्या, इसका रेडियन, इसका क्या होगा, वोल्टेज। तो रेडियन पर वोल्ट बोल सकते हो। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो बच्चों कमेंट में बताइए, आपको जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।